गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं डेंगू वायरस के टिपिकल कोर्स के बारे में बात करूंगा कि जो डेंगू वायरस है या डेंगू फीवर है, इसका टिपिकल क्या कोर्स है। कुछ की फैक्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। ऐसा नहीं है जिसे भी डेंगू का वायरस बॉडी में पहुंचेगा वो उसको इन्फेक्शन, बॉडी में वायरस पहुंचा तो वो बीमार होगा ही होगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर 4 लोगों को वायरस पहुंचता है बॉडी में, उनमें से सिर्फ एक ऐसा होता है जो सिम्टोमेटिक होता है, जो 3 हैं वो वास्तव में एसिम्टोमेटिक रहते हैं और वायरस को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर सिम्टोमेटिक आप होते हैं तो मोस्ट कॉमनली आपको माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस होगी एंड आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली इन अ वीक्स टाइम, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बट अगर 20 लोगों को इंफेक्शन हुआ तो साइंस ऐसा मानती है कि 20 में से एक ऐसा पेशेंट होगा जो वास्तव में सीवियर डेंगू इंफेक्शन में फंस जाता है एंड एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसमें कि ये जो डिजीज है ये वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग खड़ी हो सकती है। नाउ जो की फैक्ट है वास्तव में यह है कि जो अर्ली जो एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इन्हें हमें पहचानने की जरूरत है। अगर हम अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग को पहचानेंगे, अगर इनको पहचान पाएंगे तो अर्ली ट्रीट कर पाएंगे। और अगर हम कॉम्प्लिकेटेड डेंगू या सीवियर डेंगू को अर्ली ट्रीट करते हैं तो वास्तव में जो डेथ रेट है उसको बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि सीवियर डेंगू को आप ठीक से ट्रीट करें तो जो मॉर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 0.5% हो सकती है। नाउ द पॉइंट इज दैट जो डेंगू का फीवर है या डेंगू का इंफेक्शन है वो अचानक ही शुरू हो जाता है। जो टिपिकल इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 5 से 7 दिन का है, बट जहां तक सिम्टम्स का सवाल है दे कम एब्सोल्युटली सडनली। जो फेजेस हैं या जो कोर्स है वो 3 उसमें आता है। नंबर 1 इज द फेब्राइल फेज, सेकेंड वन इज द क्रिटिकल फेज, थर्ड वन इज द कन्वालेसेंट फेज। ये जो फेजेस हैं या कोर्स है डेंगू फीवर का, मैं चाहता हूं कि आप उसे क्लोजली वॉच करें, क्लोजली इसे देखें ताकि इस बीमारी को आप ठीक से समझ पाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेब्राइल फेज है इसमें वास्तव में क्या होगा। आप जानते हैं कि जो फीवर है वो टिपिकली जो डेंगू का वो 2 to 7 डेज लास्ट करता है। कभी कभी ये जो फीवर है ये बाइफेजिक हो सकता है। इसका मतलब है कि फीवर अभी आया, कुछ दिन शांत हुआ, दोबारा आ जाएगा। ये जो फीवर है ये बाइफेजिक भी हो सकता है, बट टिपिकली जो फीवर है 2 से 7 दिन रहता है। जो ये फेब्राइल फेज होगा उसमें आपको सीवियर हेडेक होगा, आपको आंखों के पीछे तरफ काफी दर्द होगा, आपको बहुत मसल एंड ज्वाइंट एंड बोन पेन होगा एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो स्किन है उसमें रैश डेवलप हो जाएगा। जो फेब्राइल फेज है इसमें कभी कभी आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी आ सकते हैं। आपकी जो स्किन है उसके नीचे रेड पैचेस हो सकते हैं या एक्यूमोसिस हो सकती है। आपको पर्पुरा डेवलप हो सकता है स्किन के नीचे। कभी आपकी जो नाक है उससे ब्लड आ सकता है, कभी आपके जो गम्स हैं उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है, कभी आपको यूरिन में, कभी आपको लेट्रिन में ब्लड आ सकता है। तो जो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी कभी आपको फेब्राइल फेज में देखने में मिलते हैं। साइंस ऐसा मानती है इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ये वास्तव में आपका जो चेहरा है उस पर इस तरह का ओरोफेरेंजियल रैश दिखाई देता है या फेशियल रैश दिखाई देता है, इन इरिदिमा होता है। बट इन द फेब्राइल फेज एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एवरीथिंग इज नॉट एब्सोल्युटली ओके। इसमें कुछ वार्निंग साइंस हैं जो मैं चाहता हूं आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी जो फेब्राइल फेज है उसमें कुछ वार्निंग साइंस आते हैं जो इस चीज का इंडिकेशन देते हैं कि आपकी जो डिजीज है वो वास्तव में सीवियर होने की तैयारी में है। ये जो वार्निंग साइंस हैं वास्तव में लेट फेब्राइल फेज में आते हैं। ध्यान रखिए, जो वार्निंग साइन आएंगे वो लेट फेब्राइल फेज में आएंगे, अराउंड द टाइम ऑफ द डेफर्विसेंस या जब आपका फीवर खत्म होने वाला है। जो वार्निंग साइन आएंगे दैट विल बी वॉमिटिंग, आपको इतनी उल्टियां होंगी कि कंट्रोल ही नहीं होंगी, आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, आप थोड़ा सा भी कुछ पानी तक पिएंगे तो बहुत दर्द आएगा आपको फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, आपके पांव में सूजन आने लगेगी, चेहरे पे सूजन आने लगेगी, पेट बड़ा होने लगेगा, आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, मसल म्यूकोजल ब्लीडिंग, चाहे वो ओंठों से हो चाहे मसूड़ों से हो, आपका जो लिवर है उसकी साइज काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। अगर आप वार्निंग साइंस पर ध्यान नहीं देते हैं और डिजीज थोड़ी सी और एडवांस
एडवांस होगी तो आपको सांस में दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत रेस्टलेसनेस होगी, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा और आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। द नेक्स्ट आफ्टर फेब्राइल फेज वास्तव में इज द क्रिटिकल फेज। इस क्रिटिकल फेज को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज क्रिटिकल फेज जो डेंगू का है यूजुअली डिफर्विसेंस पर ही चालू होता है। इसका मतलब फीवर आपका खत्म हुआ एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आप क्रिटिकल फेज में चले गए। जो क्रिटिकल फेज है बाय एंड लार्ज 24 से 48 आवर्स लास्ट करता है। साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट पेशेंट्स इवन इन क्रिटिकल फेज भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट के साथ धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो वास्तव में बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं एंड प्रॉब्लम में चले जाते हैं एंड विद इन आवर्स उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए एंड वास्तव में उन्हें एक रिस्क फॉर लाइफ खड़ी हो जाती है। नो, जब क्रिटिकल फेज में आप होते हैं तो इन द इनिशियल फेज आपकी जो बॉडी है वो कंपनसेट करती है। जो कंपनसेट करती है तो आपका जो सर्कुलेशन है उसको एडिक्वेटली चलाने की कोशिश करती है। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है एंड आपका पल्स प्रेशर नैरो हो जाता है एंड दैट इज बेसिकली द कंपनसेटरी फेज। जो कंपनसेटरी फेज है तो उसमें आप कंपनसेट तो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि प्लाज्मा लीकेज हो रहा है तो आपके फेफड़े में पानी भरने लगता है, आपके पेट में पानी आने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत कम हो जाता है और हीमो कंसंट्रेशन के चलते हीमोग्लोबिन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि इस स्टेज में जो पेशेंट है वो सिक है, शॉक में जा रहा है, बट वो अपने आप को ठीक महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरी तबीयत तो ठीक है, बट ऑल ऑफ सडन यू स्टार्ट डेवलपिंग हाइपोटेंशन। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे तरफ आने लगता है क्योंकि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नीचे तरफ जाता है और जैसे ही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत नीचे की तरफ जाएगा आप वास्तव में इर्रिवर्सिबल शॉक में जाने लगते हैं और जैसे ही आप इर्रिवर्सिबल शॉक में जाते हैं साइंस ऐसा मानती है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तैयार हो गई है। तो इसे क्रिटिकल जो डेंगू है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो क्रिटिकल डेंगू है उसमें आपको सब हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस वो भी डेवलप हो सकते हैं, नाक से खून आना, मसूड़े से खून आना, यूरिन में खून आना, लेटिन में खून आना। ये पर्टिकुलरली उस पर और भी डिपेंडेंट है कि अगर आपको शॉक लंबे समय तक रहा, अगर शॉक आपका प्रोलॉन्ग करेगा तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो आपको जो लाइफ का रिस्क है वो और डबल खड़ा हो जाएगा। जो क्रिटिकल डेंगू है इसमें इन सब के अलावा कभी कभी आपको जॉन्डिस हो जाती है, आपको हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है, आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, आपको मायोकार्डाइटिस डेवलप हो जाती है, आपका पेनक्रियाज इन्वॉल्व होता है, आपको पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाती है, कभी कभी आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। इन सभी फीचर्स आपको इनकेफेलाइटिस के डेवलप हो जाते हैं इन क्रिटिकल डेंगू। तो इसलिए क्रिटिकल डेंगू को बहुत केयरफुली वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि इसे अगर आप नहीं वॉच करेंगे तो दिस इज द स्टेज ऑफ द डेंगू फीवर जो सबसे ज्यादा जान लेने की ताकत रखती है। इसके बाद अगर आप क्रिटिकल फेज से बाहर आते हैं तो आप वास्तव में कन्वलेसेंट फेज में चले जाते हैं। जैसे ही आप कन्वलेसेंट फेज में जाएंगे जो प्लाज्मा लीकेज है वो धीरे धीरे कम होगा, वो जितना भी फ्लूइड बाहर की तरफ गया था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा तो फेफड़े का पानी गायब हो जाएगा, पेट का पानी गायब हो जाएगा, आपकी स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड धीरे धीरे सभी चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। आप देखेंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन फॉल्स ऊपर की तरफ चला गया था वो धीरे धीरे आपका नीचे आने लगता है। जो हार्ट की स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है, वो कुछ दिन परसिस्ट करती है। आपको जो पूरी बॉडी में रैश हुआ था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन खत्म होने के साथ आपको कुछ खुजली जैसी आना चालू हो सकती है। कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानती है कन्वलेसेंट फेज में ये सभी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाती हैं। एक बार आप कन्वलेसेंट फेज में गए तो साइंस ऐसा मानती है कि आप लाइफ के रिस्क से बाहर हो जाते हैं। नाउ डेंगू को अगर हम ध्यान से देखें तो डेंगू जब भी प्रेगनेंसी में होता है तो एक नई समस्या लेके चलता है, उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। डाटा लिमिटेड है कि वास्तव में प्रेगनेंसी में कितना इफेक्ट है, बट फिर भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। जो पेरिनेटल ट्रांसमिशन है इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग डिलीवरी मां से बच्चे के लिए जो ट्रांसमिशन है या बच्चे को एक डेंगू के फैलने की संभावना है दैट इज रेयर, उसको फैल सकता है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो इन्फेक्शन अगर आएगा बच्चे को या न्यूबॉर्न को ये यूजुअली सिम्टमेटिक इन्फेक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि न्यूबॉर्न को जो सिम्टम्स हैं ऑफ डेंगू फीवर वास्तव में डेवलप होंगे।
अभी तक 41 पेरिनेटल ट्रांसमिशन के केसेस डिस्क्राइब्ड हैं लिटरेचर में। इन सभी में ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड बेसिकली डेवलप्ड सिम्टोमेटिक डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर है वास्तव में न्यूबॉर्न को विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ डेवलप हो जाता है अगर पेरिनेटल ट्रांसमिशन डेवलप हुआ तो अगर पेरिनेटल ट्रांसमिशन होगा इसका मतलब मदर को डेंगू फीवर है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, देन बच्चे को ट्रांसफर होने का डर है एंड विद इन अ वीक्स टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल द न्यूबॉर्न विल डेवलप अ टिपिकल डेंगू फीवर। नाउ अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू फीवर हुआ तो आपको आईजीएम एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी, आपको आईजीजी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जो है ना ये जो एंटीबॉडीज हैं थ्रू द प्लेसेंटा आप बेबी को ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो साइंस ऐसा मानती है कि फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 12 वीक्स जो न्यूबॉर्न या जो इन्फेंट होता है वास्तव में उसको ये एंटीबॉडीज होने के चलते एक पार्शियल उसको प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम डेंगू फीवर। बट इसके बाद अगर जो ना बच्चे को डेंगू फीवर होता है तो साइंस ऐसा मानती है कि अब कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो डेंगू फीवर होने की संभावना, सीवियर डेंगू होने की संभावना वो काफी बढ़ जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो डेंगू फीवर है उसके 3 ही फेजेस हैं, फेब्राइल फेज नंबर 1, क्रिटिकल फेज नंबर 2 एंड द कन्वलेसेंट फेज। जो फेब्राइल फेज है उसमें जो वार्निंग सिम्टम्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप क्रिटिकल फेज में पहुंच रहे हैं तो 48 घंटे का टाइम सबसे प्रेशियस टाइम है जिसमें आपको सबसे वॉच करने की जरूरत है। एक बार आप कन्वलेसेंट फेज में जाते हैं तो आप सुरक्षित होते चले जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपको डेंगू फीवर है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी एंटीबॉडीज न्यूबॉर्न को ट्रांसफर हो जाएं एंड उसे पार्शियल एक प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर आपको डेंगू फीवर ड्यूरिंग डिलीवरी है, डिलीवरी के आसपास है, तो इट इज पॉसिबल कि आप डेंगू वायरस का इंफेक्शन न्यूबॉर्न को ट्रांसफर कर दें। यानी जो सिम्टोमेटिक वायरस इंफेक्शन होगा टू द न्यूबॉर्न ये विद इन 1 वीक ऑफ द डिलीवरी बच्चे को हो जाएगा। दैट मींस न्यूबॉर्न विद इन 1 वीक इज वेरी रिस्की एज फार एज सिम्टोमेटिक डेंगू फीवर इज कंसर्न्ड। अगर मदर को डेंगू फीवर है ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर आप समझते हैं कि डेंगू फीवर के कोर्स को समझने में ये वीडियो आपकी मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।